आज जो हमारा टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, और ये जो कॉन्सेप्ट है, जहां तक मैं अपना परिचय दूं, माय नेम इज प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जहां तक आज हमारे टॉपिक का जो नाम की जो बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का सीधा सीधा मतलब पहले मैं आपको समझाऊंगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्यायपालिका के द्वारा किसी भी निर्णय की पुनः निरीक्षण करना, पुनः परीक्षा करना, उसको देखना कि ये जो निर्णय लिया गया है ये सही है या नहीं। You already know that in India we have a constitution supremacy. We have some difference between if we can make a comparison between England Constitution and Indian Constitution. Indian Constitution has a parliamentary supremacy. बट हमारे देश में कौन सी सुपरमेसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल अगर संविधान के अनुसार नहीं चलेगा तो न्यायपालिका उसके द्वारा बनाए गए कानून, उसके द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर सकती है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जहां तक इस पर्सन के पैदा होने का विषय है, इसके ओरिजिन का विषय है, जिसका ओरिजिन हुआ है वो बेसिकली यूएसए से हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक बहुत ही पॉपुलर डिसीजन रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा था। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस मार्शल, और 1803 में एक मामला आया था मार्बरी बनाम मेडिसन, क्योंकि जो वहां के प्रेसिडेंट थे जॉन एडम, 1801 में उन्होंने कुछ जज अपॉइंट किए थे, 16 जजों की नियुक्ति की थी, उस पर सिग्नेचर किए थे, और बाद में जेम्स मेडिसन ने उसको खारिज कर दिया। एक मार्बरी ने एक पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उसको मार्बरी बनाम मेडिसन कहा जाता है। जैसे हम अपने भी कुछ जुडिशियल रिव्यू के डिसीजन देखेंगे, जैसे आपने केशवानंद भारती हमने पढ़ा है, गोलकनाथ का हमने पढ़ा है, मिनर्वा मिल्स का हमने पढ़ा है, या एक बहुत ही चर्चित डिसीजन रहा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जस्टिस लोकुर थे, मदन लोकुर, या जस्टिस जोसेफ कुरियन थे, जस्टिस केहर थे। उन्होंने भी एक बहुत ही चर्चित डिसीजन दिया था, जिसमें जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था 2014 में, उसको रद्द कर दिया गया था, ये कह करके कि भाई ये कहीं ना कहीं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करता है। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये जो 1803 का मार्बरी बनाम मेडिसन का जो मामला था, यहां से जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति हुई थी। हमारे देश में तो बहुत बाद की बात है, हमारे देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही 1950 में बना, आफ्टर दैट ये इंप्लीमेंट हुआ। क्योंकि बेसिकली इसका काम क्या है? जुडिशियल रिव्यू को यही देखना है कि जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी शक्ति, चाहे आप प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की बात कर ले, पार्लियामेंट की पावर्स की बात करें, जुडिशरी की पावर्स की बात करें, एग्जीक्यूटिव की पावर्स की बात करें, हर इंस्टीट्यूशन की, हर संस्था की जो शक्ति है वो उसको कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली।
अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर के अगर वो अपना काम करती है तो जुडिशरी उसके काम को रद्द कर सकती है। इसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? इसके बाद हम बात करें, अब ये जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता क्या पड़ी भाई? अब अलग अलग चीजें हैं। अब अगर आप अमेरिका की ही बात करें तो अमेरिका में तो जुडिशियली सुपरमेसी, न्यायिक सर्वोच्चता जिसको हम बोलते हैं। लेकिन हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो संसद की सर्वोच्चता है। एक सेइंग है उसकी संसद के बारे में, कहावत है कि उसकी संसद सिर्फ आदमी को औरत नहीं बना सकती, औरत को आदमी नहीं बना सकती, इसके अलावा सारे काम कर सकती है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इट्स मीन अमेरिका की बात करें तो वहां के एक जो जस्टिस हुए हैं, जस्टिस ह्यूज, उसने भी कहा था कि हमारे देश में जो न्यायिक सर्वोच्चता है, जजों को देखना है क्या सही है और क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग तय करना है। वहीं से ये कॉन्सेप्ट आई। अब आप जानते हो भारत में जो एक प्रोसीजर है, हमने जो आपने हमारा पहला और दूसरा चैप्टर रहा है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि हमने दूसरे देशों के संविधान से क्या क्या चीजें ली। तो हमने उसमें पढ़ा था दो तरह की प्रोसेस है, एक तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक कानून की उचित प्रक्रिया। हमारे यहां कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, और वो लॉ कौन है? संविधान। बहुत से जजों ने अपने जजमेंट में यही कहा है, लैंड ऑफ द लॉ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। No one has right to violate it. If anybody did, we will stop. किसी को भी जुडिशियल रिव्यू का ही मतलब यही है। इसलिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था। इफ एनीबडी गोज अगेंस्ट द योर फंडामेंटल राइट्स, तब कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 13 में पावर्स, क्योंकि हमारे यहां पावर ऑफ सेपरेशन है, स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे यूएस में। हमारे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस है, कार्यों का विभाजन है। हमने सूचियां भी पढ़ी है 246, आर्टिकल 246, 3 टाइप ऑफ लिस्ट है, शेड्यूल लिस्ट पढ़ी थी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। इसके आधार पर भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है। अगर मान लो काम वो स्टेट गवर्नमेंट का है और कर दे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी कोर्ट उस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉ को नल एंड वाइड कर सकता है, ये कह करके कि आपने संविधान का उल्लंघन किया। इसी बेस पे बहुत सी पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट्स में, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में है। ये भी वहां पर एक टेक्निकल चीजें हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे बहुत से विषय आते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? मतलब इन द सेंस, एक जस्टिस हुए हैं सैयद अहमद कादरी, उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। 3 कैटेगरी का मतलब है कि भाई कौन कौन सी चीजें जुडिशियल रिव्यू में आती है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप मीनिंग तो समझ गए कि भाई आपका जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, वो तो क्लियर है कि भाई न्यायपालिका किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्तिगत किसी के फैसले, चाहे प्रेसिडेंट का कोई आदेश है, प्राइम मिनिस्टर का कोई आदेश है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है,
या संसद द्वारा बनाए गए कानून हैं, लॉज हैं, अगर वो हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उनको रद्द कर सकते, इसको बोलते हैं भाई न्याय पुनर्निरीक्षक, जुडिशियल रिव्यू। अब वो तीन चीजें जस्टिस कादरी साहब क्या बताते हैं? वो तीन चीजें हैं। पहली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब मान लो संसद, आपने पढ़ा भी है, हमने ये डिबेट भी पढ़ी थी हमने कि भाई जो आर्टिकल 368, क्या 368 में अमेंडमेंट प्रोसीजर, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। तीन तरह की प्रक्रिया है, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी एंड प्लस राज्य मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स परमिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट का काम है, नो डाउट। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट। बट अगर पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट करती है, क्योंकि अभी हम उस पर बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर पे, ऐसा कोई अमेंडमेंट करती है जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो, जिससे मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता हो, जिससे संविधान के बेसिक ढांचे से, मूल ढांचे से छेड़छाड़ होती हो, तो ऐसे किसी भी कानून को न्यायपालिका इस आधार पर रद्द कर सकती है। तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है भाई, जहां पर अगर उनको लगता है कि वो वायलेशन हुई है तो रद्द कर सकते। दूसरा है संसदीय, जो हमारी परंपरा है, ये संसदीय प्रणाली, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाए गए हों या उसके कोई सबऑर्डिनेट कोई भी व्यवस्था, उन कानूनों को, अगर वो कानून बनाए जाते हैं कि भाई वो आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो संविधान के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करते हैं, इस तरह की कोई भी परिस्थिति अगर पैदा होती है उसके बनाए गए कानूनों के द्वारा, तो भी उन कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। किस आधार पे? जुडिशियल रिव्यू के आधार पर। थर्ड पोजीशन है, थर्ड वो उन्होंने कहा है कि आदेश, कार्यपालिका के आदेश, मान लो राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया या राष्ट्रपति ने और किसी तरह का आदेश कर दिया, मिनिस्टर ऑफ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, जिसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं, उसके द्वारा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया। अब वो ऑर्डर अगर संविधान के दायरे का उल्लंघन करता है, संविधान को वायलेट करने की कोशिश करता है, या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, या किसी को तानाशाह बनाने का प्रयास करता है, डेमोक्रेसी को कमजोर करता है, तो बहुत से रीजन हैं जिसके आधार पर उस कानून को, उस आदेश को, उस कार्यपालिका के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रद्द कर सकते हैं। दोनों को पावर से, हाई कोर्ट 226 में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल 32 में कर सकता है। क्लियर? अब जो जुडिशियल रिव्यू, अब उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, या अब तक कौन कौन से जजमेंट रहे जिनके माध्यम से हमें लगा कि भाई हां यहां जुडिशियल रिव्यू है, या यहां कोर्ट के डिसीजन में सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द किया गया है, या यहां सरकार पे लगा है कि सरकार को कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो जुडिशियल रिव्यू। अब सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो बहुत से ऐसे रीजन रहे हैं या बहुत से ऐसे आधार हैं जिनको हम जुडिशियल रिव्यू का बेस मानते हैं, और ये जुडिशियल रिव्यू कोई बाहर से नहीं आया है,
ये भारत के संविधान में ही है, इस चीज का कहीं न कहीं अनुभव होता है। क्योंकि हमने जो शासन के 3 अंग बनाए हैं और तीनों अंगों में चेक एंड बैलेंसेस की जो थ्योरी है, चेक एंड बैलेंस, अवरोध एंड संतुलन, कि भाई एक शासन का ऑर्गन अगर गलत करता है तो दूसरा उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, संसद कानून बना सकती है, संसद अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन अगर संसद ऐसा करती है, क्योंकि आप जानते हो जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है उसको भी पावर दी गई है, संविधान को बचाने की पावर, संविधान को लागू करने की पावर, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति, ये स्पेशल जुडिशरी को पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि भी ऐसा ना हो कि कार्यपालिका मनमानी करके और इस कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस कर दे, तानाशाही स्थापित हो जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, फिर कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे हम डेमोक्रेसी को बचाए रखेंगे, कैसे नागरिकों के अधिकारों को, नागरिकों को आजादी मिलेगी? नहीं तो फिर वही डिक्टेटरशिप आ जाएगी, वही कॉलोनियल रूल आ जाएगा, वही मोनार्की आ जाएगी, डिक्टेटरशिप पैदा हो जाएगी, कोई तानाशाह बन जाएगा देश में। तो उसको, उससे बचने के लिए, देश को उन हालात से बचाने के लिए, हर एक नागरिक को यह अनुभव कराने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम सब समान हैं, हर तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए, कोई भेद पैदा करने लग जाए सरकार अपने ऑर्डर से तो भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, वो क्या कहती है? वी ऑल आर इक्वल, किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। समझे नहीं समझे? तो अब वो कौन कौन से बेसिस हैं? एक तो आर्टिकल 141, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल है, आप जानते हो। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो यूएस में दोहरी न्यायपालिका है, लेकिन भारत में इकहरी सिंगल जुडिशरी। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और फिर उसके हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह की कैटेगरी में आते हैं। और हमारे इकहरी न्यायपालिका का मतलब यही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा, वो जितनी निचली अदालतें हैं, स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट्स में जिला कोर्ट्स हैं, अन्य सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हर कोर्ट को उस बात को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट को या उसके आदेश को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 32 है, 5 तरह के रेट हैं, हमने इनको बिल्कुल ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था। वो 5 रीट भी किसको देती हैं? आपको ताकत देती है, संविधान के उल्लंघन को रोकती हैं। पढ़ी थी हमने, चाहे उत्प्रेक्षण लेख हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख हो, परमादेश लेख हो, अधिकार परीक्षा लेख हो, पढ़ी थी ना ये सब। तो उसमें जाने की आज आवश्यकता नहीं है। ये भी एक तरह की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। अब हमने पढ़ी थी अधिकार परीक्षा लेख, कोई ऐसा काम कर रहा है उसको करने का अधिकार ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा आप किस हक से ये बात कर रहे हैं? या कोई ऐसा मामला कोई सुन रहा है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, तो इन रिटों के माध्यम से कोर्ट ये पूछ सकता है कि भाई संविधान ने तो आपको ये शक्ति नहीं दी, फिर आप इस शक्ति का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? और वो कर रहा है तो वो संविधान का उल्लंघन है। अब उस उल्लंघन को रोकने का काम किसका है? जुडिशरी। इसको भी बोलते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण। वही काम हाई कोर्ट करता है 226 में। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा था, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 12 से 35 चैप्टर 3 में जो 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 में डेफिनेशन वगैरह है स्टेट्स वगैरह की, और 13 में क्या है? 13 में एक तरह की प्रोटेक्शन है, आपके अधिकारों की सुरक्षा करने की शक्ति दी गई है 13 में।
कोई भी संसद, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किसी तरह के आदेश अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अगर कोई ऐसा कानून जो आपके अधिकारों को कम करता हो, सीमित करता हो, आपसे छीनने का प्रयास करता हो, उनकी वायलेशन होती हो, तो आर्टिकल 13 यानी अधिकारों के अगेंस्ट कोई भी अगर विपदा आती है, अधिकारों को कुचलने के लिए कोई भी काम किया जाता है, तो आर्टिकल 13 एक तरह की प्रोटेक्शन है आपके राइट्स की, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी आदेश, ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जैसे आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 240 है, ये सारे 240 में आपकी सूचियां हैं। वहां से भी एक जुडिशियल रिव्यू बनता है कि भाई सेंटर लिस्ट है वो सेंटर काम करे, स्टेट है स्टेट करे, कंकरेंट पे दोनों करें। अगर स्टेट लिस्ट पे सेंटर करेगा तो ये भी किसका वायलेशन है? संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में लिख दिया गया है आपके पावर, आपकी फंक्शन उसमें डिवाइड कर दी गई। आप केवल ये कर सकते तो आप उसी में रहिए, आप अपने ज्यूरिसडिक्शन का, आप अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो आपकी टेरिटरी में आता है, जो भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर राइट्स, वही आप करिए। उससे अगर बाहर जाओगे तो फिर आपके ऊपर भी आपको रोकने वाला बैठा है। तो ये जुडिशियल रिव्यू है। अब हम बात करें कुछ अमेंडमेंट्स की। एक 39वां अमेंडमेंट हुआ था 39, और जिसमें कहा गया था कि जो भी चाहे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके चुनाव जो 39वां संवैधानिक संशोधन था उससे पहले स्थिति क्या थी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके जो चुनाव होंगे अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकता है। लेकिन 39वें अमेंडमेंट ने क्या कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये शक्ति छीन ली कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो फिर उसको रद्द कर दिया गया था, और फिर ये तय कर दिया गया था कि भाई नहीं, इनकी जो भी है उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, खासकर 44वां संशोधन, क्योंकि श्रीमती गांधी थी उस समय 39वां किया, 42वां संशोधन हुआ, फिर इन सभी को 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा इन सभी अमेंडमेंट्स को क्या कर दिया गया था? इनको रद्द कर दिया गया था, इनको परिवर्तित कर दिया गया था कि भाई जो ये उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये सारे गलत हैं, ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, और वापस जो स्थिति पहले थी उसी को स्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा बहुत से जजमेंट हैं जो जहां पर आपको जुडिशियल रिव्यू दिखाई देगा। हमने केशवानंद भारती का मामला पढ़ा, मिनर्वा मिल का 1967 का मामला पढ़ा, या सबसे पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ और सबसे पहले जो हमारे जस्टिस रहे थे हीरालाल जे कानिया, उन्होंने भी सबसे पहले एक लकीर खींच दी थी कि भी ये देश प्रजातांत्रिक देश है, और इस प्रजातांत्रिक देश में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, और उन अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम, जुडिशरी का काम है। इसके बाद 1952 में स्टेट मद्रास का एक केस था, और उस केस में जो जस्टिस थे पांतजलि शास्त्री, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी उस समय कि अधिकारों की रक्षा करना हमारा धर्म है और कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेकिंग बॉडी अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये मुख्य पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, वही आपको हर आजादी देते हैं।
अगर उसी पे लगाम लगा दी, उसी आपकी आजादी के पैर कुतर दिए, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इन अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। इन अधिकारों के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ आपकी आजादी के लिए। तो उस आजादी को बरकरार रखना भी न्यायपालिका की क्या है? जिम्मेवारी है। इसके अलावा हम बात करें 1967 का मामला गोलकनाथ। उस समय भी चीफ जस्टिस या जो भी जस्टिस थे, उन्होंने यही कहा था कि भाई जो संसद है वो संविधान में खासकर जो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर कट मेंशन जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। उन्होंने कहा कि अगर मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए। संसद उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इतना क्लियर कट एक डिसीजन दिया था। ये भी जुडिशियल रिव्यू कि आप नहीं कर सकते, अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये आपकी टेरिटरी में ही नहीं है। ये काम केवल कौन कर सकती है? संविधान सभा कर सकती है। इसलिए फिर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। फिर कोर्ट ने, सरकार ने फिर अमेंडमेंट कर दिया 24वां और कह दिया नहीं, हम संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या कोई और हो, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू का एक मामला और देखने को मिला हमें। इसी अमेंडमेंट के बाद आया जब संसद ने कह दिया हम कुछ भी कर सकते हैं। कोर्ट फिर आया बीच में जुडिशियल रिव्यू लेके, नहीं कर सकते। और 1973 का जजमेंट बहुत ही आज भी उसको याद रखा जाता है। हालांकि ये केशवानंद नाम एक व्यक्ति थे, उनकी जमीन वगैरह एक्वायर कर ली थी सरकार ने। हालांकि उसको उसकी जमीन वापस नहीं मिली। वो तो सरकार उसमें मान्य हो गई थी कि भाई ठीक है, सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती थी, लेकिन उसने इनके नाम को अमर कर दिया। जब तक भी लॉ का इतिहास पढ़ा जाएगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा, जब तक इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जब तक ये प्रक्रियाएं रहेंगी, तब तक केशवानंद भारती को हमेशा पढ़ा और पढ़ाया जाएगा। अमर हो गया उसका। गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया वो, और फिर अब तक की बेंच, बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच, पहले भी मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया, और 7-6 से जजमेंट दिया कि भाई ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पार्लियामेंट कैन अमेंड with Article 368 of any part of Indian Constitution, but he can't touch the basic structure. He can't change the basic structure. यानी वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और मौलिक अधिकार भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आपके अधिकार भी मूल ढांचे का हिस्सा है। जो हमारे बेसिक्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, वो सब संविधान के मूल ढांचे का क्या है? हिस्सा है। उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का एक और लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। 99वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और सरकार ने, संसद ने नया कमीशन बना दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। पहले क्या काम कर रहा था? कोलिजियम सिस्टम, यानी जजों की नियुक्ति एक समूह के द्वारा की जाती है, जिसमें सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो तय करते हैं कौन सा जज कैपेबल है, कौन सा नहीं है, इसमें कौन पूर्ण रूप से योग्य है, कौन नहीं है। फिर वो रिकमेंडेशन करते हैं, फिर सरकार और राष्ट्रपति के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाती है।
लेकिन इसने क्या कर दिया कि भाई नहीं कर सकते आप, तो कोर्ट फिर आया और कोर्ट ने 99 में संवैधानिक संशोधन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया और पुरानी चीज लागू कर दी और कह दिया ये आपने उल्लंघन किया है, आप ऐसा नहीं कर। फिर रद्द कर दिया 99वां अमेंडमेंट। उसके तहत कुछ एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें चीफ जस्टिस होगा, 2 अन्य सीनियर मोस्ट जज होंगे, 3 एक लॉ मिनिस्टर होगा देश का, 4 और 2 सदस्य, एक 3 सदस्यीय समिति उनको नियुक्त करेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, और उन 2 में से कोई अनुसूचित जाति जनजाति या एक महिला भी उसमें होनी चाहिए। ये नियुक्ति करेंगे आगे इन फ्यूचर जजों, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के द्वारा ये कह करके रद्द कर दिया कि आप ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये सब, ये मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए, जो आपको न्यायपालिका की पावर्स बताई, ये किसकी पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इंग्लैंड में नहीं है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि वहां संसद सुप्रीम है, वो जो करेगी वो सही है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने देश में संविधान सुप्रीम है, संविधान ने ये शक्ति न्यायपालिका को दी है ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, किसी को तानाशाह बनने से रोका जा सके, जितने सबके दायित्व हैं उनको ईमानदारी पूर्वक निभाया जा सके, और इस देश में कहीं न कहीं डेमोक्रेसी बनी रहे, कोई अपनी मनमानी ना करे, तानाशाही का रवैया पैदा ना हो, स्थिति सामान्य बनी रहे और हर नागरिक में एक समानता का भाव बना रहे। तो ये जुडिशियल रिव्यू। थैंक यू।